नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर डीएसएसएसबी के पेपर्स और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वही पेपर। और आज का पेपर होगा 28 अगस्त का, शिफ्ट फर्स्ट में ये पेपर लिया हुआ है। और इस पेपर के टोटल 100 क्वेश्चंस, वैसे 200 क्वेश्चंस है लेकिन जो टेक्निकल है यानी नर्सिंग के जो भी क्वेश्चंस है 100, वो आज के इस क्लास में, आज के इस सेशन में कंप्लीटली हम सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं। कोशिश करूंगा विद इन 50 मिनट आपको ये सेशन जो है कंप्लीटली प्रोवाइड करवा दूं। वो 40 मिनट के अंदर भी हो सकता है। कोशिश करेंगे कि विद इन 40 मिनट ये सेशन कंप्लीट हम करवा दें, क्योंकि समय आपके पास में कम है। और कोशिश ये भी रहेगी कि कल आपको 2 सेशन यानी कि 2 प्रीवियस ईयर के पेपर्स, 200 क्वेश्चंस आप लोगों को कल मॉर्निंग और इवनिंग में हम प्रोवाइड करवा दें। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होगा तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको सेपरेटली, मतलब हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर वो कैलकुलेट करके आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इस पेपर को सॉल्व करते हैं। और 12 अगस्त को जिन लोगों का एग्जाम है उन सभी के लिए पहले तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी मौसम चल रहा है खराब, तो मौसम खराब चलने की वजह से कोई आपकी दिक्कत ना हो तो आप पहले ही एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाए, पहले दिन ही आप एग्जाम सेंटर पे चले जाना, नहीं तो आप पे परीक्षा से वंचित रह सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के इन 100 क्वेश्चंस की। फटाफट से मैं डायरेक्टली आपको सिंपल सा क्वेश्चन बताऊंगा और डायरेक्टली उसका आंसर बताऊंगा। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एजेंट होस्ट एनवायरमेंट मॉडल के अंदर कौन सा फैक्टर इंक्लूड नहीं है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा क्लाइमेट। बाकी जो 3 ऑप्शंस है, फैमिली हिस्ट्री, एज, लाइफस्टाइल, ये एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट मॉडल के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये इनके फैक्टर्स है। ये भी आपको ध्यान रखना है और जो नहीं है वो भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वो सभी आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, बाकी जो भी ऑप्शन है वो आप लोग पढ़ते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेशन का बेस्ट मीनिंग जो है वो आपको बताना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से प्रोफेशन का बेस्ट मीनिंग कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑक्यूपेशन विथ एथिकल कंपोनेंट एंड इंटेलेक्चुअल स्टडी। ये आपका प्रोफेशन का बेस्ट मीनिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, यहाँ पे मतलब फिजिकल अटेंडिंग के को शो करने वाले कौन से एक्शंस है? तो देखिए, जो आपका ओपन पोस्चर है वो आप अडेप्ट करके रखोगे, मतलब आप फिजिकली अटेंड हो। ठीक है, गुड आई कांटेक्ट आप मेंटेन करोगे तो आपका फिजिकल अटेंड माना जाएगा। लीनिंग टुवर्ड्स द पर्सन, जो भी पर्सन आपसे बात कर रहा है उसके प्रति मतलब जो आपका झुकाव है वो रहेगा, तो ये भी आपका फिजिकल अटेंडिंग के अंदर आएगा। तो ये जो 3 ऑप्शंस है ए, बी और सी, ये आपके क्या है, फिजिकल अटेंडिंग को शो करने वाले एक्शंस है। तो यहाँ पे ए, बी और सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी सब्जेक्टिव डाटाज के अंतर्गत कौन सा एलिमेंट, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो सेकेंडरी सब्जेक्टिव डाटाज के अंतर्गत आएगा? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा स्पाउस स्टेट्स दैट द क्लाइंट हैज लॉस एपेटाइट, यानी कि पर्सन का जो रिलेटिव है वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये सेकेंडरी सब्जेक्टिव डाटा होगा। और जो नर्स है वो खुद चेक कर रही है, ये आपका प्राइमरी सब्जेक्टिव डाटा होगा। तो 3 ऑप्शंस तो आपके प्राइमरी सब्जेक्टिव डाटा के हैं और एक जो ऑप्शन है वो आपका सेकेंडरी सब्जेक्टिव डाटा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टेम्परेचर आपको बताना है, आई इरिगेशन सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो कितना क्या रखा जाना चाहिए? आई इरिगेशन किसी भी पर्सन का करना हो, जो सॉल्यूशन आप लेंगे उसका टेम्परेचर कितना क्या रहना चाहिए, वो फ़ारेनहाइट में आपको बताना है। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 98 से 100, यानी कि 98 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है वो आई इरिगेशन सॉल्यूशन के रूप में काम में लिया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डीएसएसबी की पहले की जो भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करके जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 98 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हीट के लॉस को लेकर सवाल पूछा गया है और यहाँ पे पूछना ये चाह रहा है कि एयर की वजह से जो हीट का लॉस होता है वो किस टाइप का लॉस कहलाता है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो है वो एयर की वजह से होने वाला हीट लॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पेशेंट है जिसका नाम है रामू और इसका टेम्परेचर जो है, इसको मतलब फीवर है और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन इसका टेम्परेचर कुछ देर बाद चेक किया जाता है तो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। देन उसके बाद में वापस ये डाउन होके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आ जाता है, यानी कि 3 डिग्री फ़ारेनहाइट का इस पेशेंट के अंदर उतार चढ़ाव हो रहा है।
तो यहाँ पे इस आपको ये बताना है कि इस रामू को किस टाइप का फीवर हो रखा है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, रेमिटेंट। रेमिटेंट में 2 डिग्री से ज़्यादा या फिर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है टेम्परेचर बढ़ता है, देन वापस नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है। तो ये आपको रेमिटेंट फीवर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेक्टस एक्सक्वेटम डिफॉर्मिटी ऑफ चेस्ट से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा डिप्रेस्ड स्टर्नम एंड नैरोइंग ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। यानी कि पेक्टस एक्सकेवेटम जो डिफॉर्मिटी है चेस्ट की, इसमें होगा क्या, स्टर्नम डिप्रेस हो जाएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, वो भी नैरो हो जाएगा। तो ये आपको इस डिफॉर्मिटी में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुपरफिशियल अल्सरेशन स्किन में बना है, साथ ही साथ एब्रेजन हुआ है, एंड ब्लिस्टर अपीयरिंग एब्रेजन एंड ब्लिस्टर, यानी कि ब्लिस्टर फॉर्मेशन होना, समझ जाना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन किस टाइप के प्रेशर अल्सर में देखने को मिलता है। एम्स नॉरसेट में भी ये 2-3 बार पूछा जा चुका है और भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा स्टेज सेकंड प्रेशर अल्सर। एब्रेजन और ब्लिस्टर फॉर्मेशन जो है वो स्टेज सेकंड में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्राई हीट एप्लीकेशन के कौन से एग्जाम्पल नहीं है? 3 एग्जाम्पल है, वो भी आपको याद रखने हैं, जो नहीं है वो भी आपको याद रखना है। तो हॉट पैक जो है ये आपका ड्राई हीट एप्लीकेशन का एग्जाम्पल नहीं है। सन बाथ, हॉट वाटर बैग एंड रेडिएंट वार्मर, ये तीनों जो है ड्राई हीट एप्लीकेशन के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेमोनिमिक यूज्ड फॉर फर्स्ट एड ऑफ स्प्रेन। अगर स्प्रेन किसी पर्सन को होता है तो उसके लिए जो फर्स्ट एड यूज लिया जाता है, इसका मेमोनिमिक आपको बताना है। और आपको पता है ये चावल यानी कि राइस से आपको याद रखना है स्प्रेन। स्प्रेन जब भी होता है राइस खिला दो, यानी कि राइस जो है ये टेक्निक काम में ली जाती है एज ए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो राइस आपको यहाँ पे सही जवाब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीआरएन का मतलब क्या होता है, ये सिंपल सा आप लोगों को पूछा गया है। तो पीआरएन का मतलब होता है व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत हो तब दवाई देनी है। तो ऐसा डॉक्टर साहब लिखते हैं। टैबलेट लिख दी सामने कि टैबलेट जो है अल्प्राजोलाम, देन सामने लिख दिया पीआरएन, यानी कि जब भी इसको जरूरत हो, भाई नींद नहीं आ रही हो तो ही खिलाना है, अदरवाइज नहीं खिलाना है। तो पीआरएन का मतलब होता है व्हेन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आईवी इन्फ्यूजन इनफिल्ट्रेशन के रिगार्डिंग कौन सा एक अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन नहीं है? इन 3 ऑप्शंस तो आपके सही है। अगर आईवी इन्फ्यूजन इनफिल्ट्रेशन होता है तो आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर वो सारे वर्क करने हैं। कौन सा वर्क नहीं करना है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा मसाजिंग द और रबिंग द साइट को रब नहीं करना है, ना ही मसाज करना है। इमीडिएट स्टॉप करना है इन्फ्यूजन को, साइट को एलिवेट कर देना है, वार्म एंड मॉइस्ट कंप्रेशन अप्लाई करना है। ये तो तीनों काम रहेंगे और ये आपको याद भी करके जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है आपको एज इट इज क्वेश्चन पूछ ले, इंटरवेंशन इज यूज्ड व्हेन आईवी इन्फ्यूजन इनफिल्ट्रेशन या फिर इनफिल्ट्रेट। तो आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिल सकता है इन तीनों में से, तो इनको अच्छे से याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसेंशियल अमाइनो एसिड को आपको आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है और वो है वैलिन। बाकी सारे नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड के एग्जांपल्स है। नेक्स्ट मतलब कुछ एग्जांपल्स है, कुछ नहीं है, ऐसे हैं। तो यहाँ पे वैलिन जो है वो आपका इसेंशियल अमाइनो एसिड के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइटोट्स स्पॉट जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था और सिंपल से क्वेश्चंस आपको इस एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी होंगे, तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हर एग्जाम में चटपटे क्वेश्चंस तो होते ही हैं, आप सभी को पता है। यहाँ पे वो एंजाइम आपको बताना है जो फैट का डाइजेशन करता है, तो आपको सही जवाब कर देना है लाइपेज। लाइपेज जो है फैट का डाइजेशन करने में काम आता है, यानी कि काम करने वाला एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेटेरोपॉलीसैकेराइड जो है वो एक्ट करता है लुब्रिकेंट एंड शॉक एब्जॉर्बर इन जॉइंट के अंदर लुब्रिकेटर और शॉक एब्जॉर्बर का काम करना है, मतलब काम करने वाला हेटेरोपॉलीसैकेराइड कौन सा है यहाँ पे वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा हाइल्यूरोनिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी जॉइंट्स है उनमें एज ए शॉक एब्जॉर्बर या फिर लुब्रिकेंट का काम करने वाला कौन सा हेटेरोपॉलीसैकेराइड है? तो हाइल्यूरोनिक एसिड जो है वो आपको सही जवाब
कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केराटिन एक सिंपल प्रोटीन होता है जो किसमें पाया जाता है या फिर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आपको सही जवाब कर देना है नेल। जो आपके नाखून होते हैं उसमें होता है केराटिन प्रोटीन, जो कि एक सिंपल टाइप की प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्यूरिन बेस जो है वो आरएनए एंड डीएनए में कहाँ पे पाया जाता है, मतलब प्यूरिन के साथ में जो आरएनए डीएनए के बेस पे प्यूरिन पाया जाता है उसके साथ में और क्या होता है, तो आपको बताना है एडेनिन। एडेनिन प्यूरिन, प्यूरिन बेस एंड एडेनिन, ये आरएनए डीएनए के बेस पे दोनों फाइंड आउट होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है लर्निंग बाय इनसाइट, यानी कि आपको रेफरेंस दिया हुआ है कि लर्निंग बाय इनसाइट को मतलब रेफरेंस करते हुए यहाँ से जो स्टेटमेंट दिए इनमें से कौन सा एक करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग हैपन्स सडनली बाय अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स ऑफ प्रॉब्लम। ये आपका लर्निंग बाय इनसाइट का रेफरेंस को रेफरेंस करते हुए ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। ऑप्शन सेकंड आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट मतलब सेक्शन आ चुका है यहाँ पे। वैसे नॉर्सेट में आपको सेक्शंस मिलेंगे और आपकी इस एग्जाम में भी सेक्शंस मिलेंगे। नर्सिंग के 100 क्वेश्चन होंगे तो 5 सेक्शन में ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन में, एक्स इज फेसिंग प्रॉब्लम, यानी कि एक पेशेंट है जिसको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, अटेम्प्ट्स टू फाइंड ए सिंगल करेक्ट आंसर, वो फाइंड आउट करना चाह रहा है सिंगल और करेक्ट आंसर अपनी प्रॉब्लम का। तो बताइए किस टाइप की ये थिंकिंग है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कन्वर्जेंट थिंकिंग। कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है आपको, उसका आप पे सॉल्यूशन, सिंगल करेक्ट आंसर आप फाइंड आउट कर रहे हैं कि भाई एक ही शब्द में इस सवाल जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सवाल का जवाब मिल जाए, तो वो आपकी जो थिंकिंग होती है वो कौन सी होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूट्राइन ट्यूब जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में कौन सा, मतलब यूट्राइन ट्यूब का कौन सा वो पार्ट है जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में काम आता है, या फिर जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस है वो यूट्राइन ट्यूब की कौन सी जगह पर होती है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा एम्पुला, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड एरिया जो है वो मिड लाइन स्टिचिंग जिफी स्टर्नम पे, जिफी स्टर्नम से स्टार्ट हो गया सिम्फाइसिस प्यूबिस तक अगर आपको देखने को मिल रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, तो बताइए ये किसको इंडिकेट करता है या फिर इस लाइन को क्या कहते हैं, ठीक है। जो ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड लाइन जो है या फिर एरिया जो है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ से, जिफी स्टर्नम से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक बिल्कुल सीधे लाइन में, वो कहलाएगा आपका लीनिया नाइग्रा, लीनिया नाइग्रा इसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी वो स्टेज है लेबर की जिसमें क्या होता है, सर्विक्स का फुल डायलेशन होता है एंड फिटस का एक्सपल्शन होता है, यानी कि सर्विक्स के फुल डायलेशन से लेकर बच्चे की जन्म तक, बर्थ कैनाल तक भी जो है डिलीवर हो जाती है, एक्सपल आउट हो जाती है, तो ये आपकी सेकंड स्टेज कहलाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहली स्टेज में क्या होगा, पहली स्टेज में पेन आएंगे एंड सर्वाइकल डायलेशन होगा, ठीक है। फुल सर्वाइकल डायलेशन तक की जो है फर्स्ट स्टेज होगी, फुल सर्वाइकल डायलेशन से लेकर बच्चे के डिलीवरी तक सेकंड स्टेज होगी, एंड प्लेसेंटा की डिलीवरी तक आपकी थर्ड स्टेज होगी। फोर्थ स्टेज में जो है पेशेंट को ऑब्जर्वेशन पीरियड पे रखा जाएगा, मतलब ऑब्जर्वेशन आपको करना होगा। तो ये इस प्रकार से अलग अलग स्टेज के आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्क इजेक्शन जो है उसको क्या कहते हैं, सिंपल सा पूछा गया है, मिल्क का इजेक्शन होना क्या कहलाता है, तो आपको सही जवाब करना है गैलेक्टोकाइनेसिस। याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस DSSS भी जरूर पूछेगा, गैलेक्टोकाइनेसिस मिल्क के इजेक्शन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेसेंटा एक्रीटा से आप क्या समझते हैं, तो प्लेसेंटा एक्रीटा का मतलब है इट इज कंडीशन इन विच प्लेसेंटा इज एनक्रोइड टू मायोमेट्रियम, प्लेसेंटा जो है वो अडेयर होकर कहाँ तक पहुंच जाती है, मायोमेट्रियम तक, ये कंडीशन आपको कहलाती है प्लेसेंटा एक्रीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो होती है, बताइए इसको और किस नाम से जाना जाता है, या फिर ये जो हेल्थ कंडीशन है वो क्या कहलाती है। आप सभी को पता है हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम को क्या कहते हैं, सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग। हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम जो है साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब क्या होता है, सीवियर टाइप की वॉमिटिंग होना, कब, प्रेगनेंसी के दौरान। तो हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन, यानी कि यहाँ पे कौन सा वो साइन है जो देखने को मिलेगा, अर्ली साइन ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस इन मदर इन इमीडिएट
PPH यानी पोस्टपार्टम पीरियड। अगर पोस्टपार्टम पीरियड के इमीडिएटली जो मदर है उसमें अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है तो क्या अर्ली साइन देखने को मिलेगा? कैसे पता चलेगा कि एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा पल्स रेट जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नॉर्मली जो पल्स रेट होनी चाहिए 72 टू 78 जो भी मानते हैं आप, वो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि 88 टू 102 102 बीट्स पर मिनट तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे असेसमेंट फाइंडिंग दी हुई है प्रेगनेंसी की, जो कि मैग्नीशियम सल्फेट खा रही है प्रीक्लेम्सिया के मैनेजमेंट के लिए। अब आपको ये बताना है कि अगर मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी होती है तो कैसे आपको पता चलेगा कि मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हुई है। यानी कि आपको सिंपल सा ये पूछा गया है, मैग्नीशियम सल्फेट जो ड्रग है या फिर जो भी मेडिकेशन है वो प्रीक्लेम्सिया की ट्रीटमेंट के लिए दी जा रही है, अगर इसकी टॉक्सिसिटी होती है तो क्या पेशेंट में असेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पता ही है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का काम करती है, यानी कि रेस्पिरेशन जो है वो 10 ब्रीथ्स पर मिनट, यानी कि नॉर्मल से बिलो आ रहा है, मतलब कम हो रहा है, ये मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मच अमाउंट ब्लड ट्रांसफर, यानी कि कितना क्या ब्लड ट्रांसफर होता है, कहाँ से देखिए, फ्रॉम प्लेसेंटा टू बेबी आफ्टर डिलीवरी व्हेन द कॉर्ड क्लैंपिंग टू डिले टिल द सजेशन ऑफ कॉर्ड पल्सेशन। यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो ब्लड का ट्रांसफर होता है कितना क्या अमाउंट जो है ब्लड का ट्रांसफर होगा, कब प्लेसेंटा से बेबी जब डिलीवर हो जाएगा उसके बाद जब डिले कॉर्ड क्लैंपिंग की जाएगी। डिले कॉर्ड क्लैंपिंग क्यों करते हैं, ताकि जो ब्लड है उसका ट्रांसफर और हो सके। तो यहाँ पे देखिए सिजेशन ऑफ कॉर्ड पल्सेशन तक जो है कितना क्या ब्लड ट्रांसफर होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब आपका हो जाएगा 80 टू 100 ml, 80 से 100 ml जो ब्लड है वो ट्रांसफर हो जाता है डिले कॉर्ड क्लैंपिंग से लेकर कॉर्ड पल्सेशन सिजेशन तक। ठीक है, तो आपको ये जवाब आपको सही कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा असेसमेंट है जो एमनियोटोमी, यानी कि आफ्टर एन एमनियोटोमी हैज बीन परफॉर्म्ड प्रेग्नेंट मदर, यानी कि एमनियोटोमी जब भी परफॉर्म की जाती है उसके बाद में प्रेग्नेंट मदर में कौन सा असेसमेंट करना चाहिए। तो आपको सही जवाब करना है FHR, यानी कि फिटल हार्ट रेट पैटर्न जो है वो चेक कर लेना चाहिए एमनियोटोमी परफॉर्म करने के बाद की बात यहाँ पे हो रही है, ये आपको काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस टाइप की प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी है जिसमें होता क्या है, वन एंड मोर लॉब प्लेसेंटा प्लेस्ड टू वेरिंग डिस्टेंस फ्रॉम मेन प्लेसेंटा मार्जिन, यानी प्लेसेंटा की मार्जिन जो है वहां पर एक या एक से ज्यादा लोब जो है प्लेसेंटा की वो प्लेस हो जाती है। तो ये कौन से टाइप की प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी के टाइप को इंडिकेट करती है। ये जो भी क्वेश्चंस है इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो अच्छे से आप पढ़ के जाना अपने नोट्स से, और नहीं मिले तो आप गूगल बाबा से सर्च करके देख लेना, लेकिन आप पढ़ के जरूर जाना। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा, ये आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट किसने दी थी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिगमंड फ्रॉइड। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी जो है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्मर रूल यूज टू क्लिनिकल असेसमेंट, बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये अभी रिसेंटली मतलब प्रीवियस जो एम्स नोटसेट का एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा जा चुका है। कर्मर रूल जो है ये बच्चे को असेस करने का एक मेथड है, ये कौन सी कंडीशन को असेस करते हैं इससे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा नियोनेटल हाइपर बिलीरुबिनेमिया, मतलब जॉइंडिस वाले जो भी बच्चे होते हैं उनमें कर्मर रूल जो है वो यूज करके उनका असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्लाइट डाउनी डिस्ट्रीब्यूशन फाइन हेयर जो है बॉडी के अंदर जो भी न्यूनेट के बॉडी है उस पर अगर स्लाइट या फिर डाउनी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन हेयर होते हैं उनको किस टर्म के नाम से जाना जाता है, तो उनको क्या कहते हैं, लेन्यूगो। आपका सही जवाब हो जाएगा लेन्यूगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन न्यूनेटल हाइपर बिलीरुबिनेमिया, देखिए न्यूनेटल हाइपर बिलीरुबिनेमिया का कौन सा एक कॉम्प्लिकेशन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कर्निक टेरस क्या है कॉम्प्लिकेशन नियोनेटल हाइपर बिलीरुबिनेमिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी प्री टर्म बेबीज के अंदर अगर होती है तो कौन सी टॉक्सिसिटी होगी, ये आपको सिंपल सा पूछा गया है। तो आप सभी को पता है रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया, अगर जो भी प्री टर्म बेबीज है उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है उसकी टॉक्सिसिटी अगर होगी तो क्या होगा, बच्चे में रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया देखने को मिलेगा, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट एपिस्पाइडियासिस का मतलब आपको पूछा गया सिंपल सा, तो एपिस्पाइडियासिस का मतलब होता है एबनॉर्मल यूरिथ्रल ओपनिंग, और ये जो एबनॉर्मल यूरिथ्रल ओपनिंग होगी वो कहाँ पर होगी, डोर्सल ओपनिंग ऑफ पेनिस, पेनिस के डोर्सल साइड में जो है एबनॉर्मल यूरिथ्रल ओपनिंग देखने को मिलेगी, वो एपिस्पाइडियासिस कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज आपको बतानी है, जिसमें होता क्या है, अगर रेडियोग्राफिक यानी कि एक्सरे चेक किया जाता है तो बूट शेप हार्ट जो है वो देखने को मिलता है। कौन सी वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, वो आपकी होगी TOF, टेराटोलॉजी ऑफ फैलोट। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसी कौन सी वो कंडीशन है जिसमें क्या होगा, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स इन द कोलॉन, यानी कोलॉन के अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स होती है वो अगर कंजेनाइटली एब्सेंट हो तो कौन सी कंडीशन कहलाएगी, तो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हिर्शस्प्रैंग डिजीज। इस डिजीज को क्या बोलेंगे, हिर्शस्प्रैंग डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट सेक्शन का क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी नर्सिंग केयर है जो एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर का जो बच्चा है उसको प्री ऑपरेटिवली आप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि ऑपरेशन से पहले कौन सी नर्सिंग केयर आप प्रोवाइड करेंगे अगर बच्चे को एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर हो रखा है और उसके ऑपरेशन होना है, तो प्री ऑपरेटिव क्या नर्सिंग केयर रहेगी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कवर द ब्लैडर विथ स्टेराइल पेट्रोलियम गॉज। जो ब्लैडर है उसको कवर करना है किससे, स्टेराइल पेट्रोलियम गॉज से। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर है मतलब ब्लैडर ऑलरेडी बाहर निकल रखा है और ऑपरेशन अभी हुआ नहीं है, तो नहीं हुआ है तब तक आपको क्या करना है, जो भी स्टेराइल पेट्रोलियम गॉज है उससे ब्लैडर को कवर करके रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया मेजर जो मैनिफेस्टेशंस होते हैं रूमेटिक फीवर के, उनमें कौन सा एक मेजर मैनिफेस्टेशन नहीं है, तो आर्थ्रेल्जिया इसका कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है। कार्डाइटिस, कोरिया, सबक्यूटेनियस नोडुल्स, ये रूमेटिक फीवर के मेजर मैनिफेस्टेशन है। तो आप याद रखना रूमेटिक फीवर के मेजर मैनिफेस्टेशंस कौन कौन से हैं, कार्डाइटिस, कोरिया एंड सबक्यूटेनियस नोडुल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे हॉडकिंस लिम्फोमा की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। तो हॉडकिंस लिम्फोमा अगर होगा तो आपको पता ही है रेड स्टर्नबर्ग सेल्स जो है लिम्फ नोड ये प्रेजेंस होगी, रेड स्टर्नबर्ग सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बीच अगर बच्चे को हुआ है और उसको आप असेस कर रहे हैं तो क्या फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको सही जवाब करना है ग्रे थ्रेड लाइक लाइन। बच्चे को इसके बीच हुआ है तो ग्रे थ्रेड लाइक लाइन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा यहाँ पे HIV पॉजिटिव चाइल्ड को एडमिनिस्टर मतलब वैक्सीन नहीं करनी है, तो आपको सही जवाब करना है OPV। OPV जो है HIV पॉजिटिव बच्चे को नहीं देते हैं, यानी कि एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। बाकी MMR दे सकते हैं, DPT दे सकते हैं, हेपेटाइटिस B भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABO ब्लड ग्रुपिंग को डिस्क्राइब करने वाले साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी वो इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा के थ्रू फिटस में ट्रांसफर होती है, तो आप सभी को पता है G फॉर गो, जो ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि IgG जो है वो प्लेसेंटा से फिटस में ट्रांसफर होने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करेक्ट पोजीशन आपको बतानी है, अगर साइन मतलब शॉक के साइन किसी पेशेंट में नजर आ रहे हैं तो कौन सी पोजीशन देनी है, तो आपको सही जवाब करना है मॉडिफाइड ट्रेंडलनबर्ग। रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग मत कर देना, रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग में सिर ऊपर होता है पैर नीचे होते हैं, लेकिन जो मॉडिफाइड ट्रेंडलनबर्ग है उसमें पैर नीचे होता है एंड सिर जो है सॉरी जो सिर जो है वो नीचे होता है, पैर जो है ऊपर होते हैं, जस्ट रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग के अपोजिट। ठीक है, तो मॉडिफाइड ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन शॉक के पेशेंट को देनी है अगर साइन आपको देखने को मिल रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नर्स जो है डायूरेटिक थेरेपी एक पेशेंट को दे रही है और यहाँ पे पूछा गया कौन सा एसिड बेस डिसऑर्डर जो है इस पेशेंट में देखने को मिलेगा। डायूरेटिक थेरेपी दे रही है जैसे फ्रोसामाइड, स्पाइरोलेक्टोन, वो आप बोल सकते हैं। तो ये पेशेंट खा रहा है तो क्या एसिड बेस बैलेंस होगा, बताना है आपको आंसर में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस डायूरेटिक की वजह से पेशेंट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेज है डाइंग की जिसमें होता क्या है, आई जस्ट वांट टू सी माई ग्रैंड चिल्ड्रन बर्थ
देन आई एम रेडी। यानी जो भी मरने वाला पर्सन है वो ये कह रहा है कि मैं अपने पोते को देखना चाहूंगा। ग्रैंड चिल्ड्रन है, मतलब ओल्ड एज पर्सन है, और वो ये कह रहा है कि मैं अपने पोते को पहले देखना चाहूंगा, उसके बाद में मैं तैयार हूं मरने के लिए। तो ऐसा ही कह रहा है। तो ये कौन सी स्टेज है डाइंग की, ये आपको बताना है। ये है आपकी बार्गेनिंग। ये क्या है? बारगेनिंग। इंपॉर्टेंट है ये, डाबडा वाले तो अच्छे से आप इनको याद कर ही लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंचुरी मास्क का एडवांटेज आपको बताना है। तो वेंचुरी मास्क का एडवांटेज है, जो भी ऑक्सीजन है हाई फ्लो रेट की, उसको आप प्रीसाइज डिलीवर कर सकते हैं। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसआर का फीचर का मतलब है, एनएसआर का जो है वो किसका फीचर है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा राइट साइड हार्ट फेल्योर। राइट साइड हार्ट फेल्योर में आपको जो है एनएसआर का देखने को मिलेगा, यानी जनरलाइज्ड एडिमा की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमन पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म आपको बतानी है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की क्या होगी। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की जो कॉमन पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होगी वो होगी ऑटोडाइजेशन ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का ऑटोडाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेहरमिट साइन। लेहरमिट साइन जो है वो किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एमएस जिस पर्सन को हो रखा है उसमें लेहरमिट साइन जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्ली सिम्टम आपको बताना है। अगर स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर हुई है तो उसमें क्या अर्ली सिम्टम देखने को मिलेंगे? तो सही जवाब आपको करना है पेन वर्ड्स विथ एक्टिविटी स्टैंडिंग एंड लाइंग डाउन। जब भी कोई एक्टिविटी की जाती है, स्टैंडिंग जब आप जोर करते हैं या फिर लाइंग डाउन पोजीशन में आप जाते हैं, तो पेन जो है उसकी वर्जनेस देखने को मिलती है। ये अर्ली सिम्टम आपको स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नर्स जो है एटी इंट्यूबेशन यानी कि एंडोटेकल इंट्यूबेशन के पेशेंट को असिस्ट कर रही है। यहाँ पे डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि कप प्रेशर जो है वो मेंटेन कितना रखना है, 20 से 25 mm Hg। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछा गया है लो कप प्रेशर से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। लो कप प्रेशर अगर आप रखोगे, यानी डॉक्टर साहब ने आपको कहा है 20 से 25 mm Hg कप प्रेशर रखना है, और इससे अगर आप कम रखोगे तो होगा क्या कॉम्प्लिकेशन? एस्पायरेशन निमोनिया के रिस्क बढ़ जाएंगे। जितना आपको कहा गया है उतना आपको काम करना है, ना तो उससे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, ना इससे कम आपको काम करना है। तो ये अगर आप जो नॉर्मल मतलब डॉक्टर ने कहा है उतना अगर आप प्रेशर रखते हैं तो ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। अदरवाइज लो कप प्रेशर आप रखेंगे तो एस्पायरेशन निमोनिया के रिस्क रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस के रिगार्डिंग कौन सा एक सही स्टेटमेंट है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये जो है वायरल कॉम्प्लिकेशन या फिर टॉक्सिक हेपेटाइटिस के कॉम्प्लिकेशन से होने वाली कंडीशन है पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। ये आपका स्टेटमेंट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्चरल लेग जो टर्म है इसको इंट्रोड्यूस किस साइंटिस्ट ने करवाया था? वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस न्यूली आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, बट आपको ध्यान में होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन आपको वापस से रिपीट करके पूछा जा सकता है। कल्चरल लेग को जो कल्चरल लेग है उसकी टर्म को इंट्रोड्यूस करवाने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे विलियम एफ ऑकबर्न। विलियम एफ ऑकबर्न ने कल्चरल लेग की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीमेरिट आपको बताना है केस सिस्टम फ्रॉम ए ऑप्शंस, यानी केस सिस्टम जो है उसका एक डीमेरिट आपको आइडेंटिफाई करना है और ऑप्शन से आपको चूज करना है। तो केस सिस्टम का डीमेरिट क्या होगा? एक तो होते हैं मेरिट, एक होते हैं डीमेरिट। यानी कि एक तो नुकसान फायदे मेरिट और नुकसान डीमेरिट। तो यहाँ पे देखिए इंट्रोड्यूस इनहेरिटेड इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, ये क्या है? केस सिस्टम का डीमेरिट है। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्सन जो है वो पोजीशन को चेंज कर रहा है और अनदर पोजीशन इज इक्वल स्टेटस इट इज कॉल्ड। यानी कि यहाँ पे पर्सन जो है वो पोजीशन वन पोजीशन चेंज करके अनदर पोजीशन इक्वल स्टेट में जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। ये मोबिलिटी की टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका कहलाएगा हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सेक्शन आ चुका है। देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया, सडनली कोई भी डिजीज आउटब्रेक होती है कम्युनिटी के अंदर और वो एक्सपेक्टेड उसके नॉर्मल केसेस प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिले थे, तो ये क्या कहलाएगी? तो ये आपकी कहलाएगी एपिडेमिक। एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर सडनली आउटब्रेक कोई भी डिजीज कंडीशन हो रही है, ये आपकी एपिडेमिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी वो वैक्सीन है जो HIV इन्फेक्शन जिसको हो रखा है, यानी कि सिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन हो रखा है, उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी और HIV
जिसको हो रखा है उसकी आपको लैब वैल्यू भी बताई है कि CD4 जो काउंट है वो 400 सेल्स पर mm³ से क्या है, लेस है, यानी कि कम है। तो बताइए इसमें कौन सी जो वैक्सीन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा BCG। BCG जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। इससे पहले एक HIV का क्वेश्चन हो रहा था कि HIV पॉजिटिव बच्चा है तो कौन सी वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर नहीं करनी है, तो वहां पर आपको क्या करना है, OPV। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कंडीशन और भी दे रखी है, OPV ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपका सही जवाब क्या आ जाएगा, BCG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कीमोप्रोफाइलेक्सिस, कोलेरा के लिए कीमोप्रोफाइलेक्सिस के लिए कौन सा इंटरवेंशन है जो मतलब किस टाइप जो इंटरवेंशन होगा वो किस टाइप का होगा। तो यहाँ पे होगा आपका स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, यानी कि प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आएगा ये। जो भी कोलेरा की प्रोफाइलेक्सिस के लिए आप ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन कर रहे हैं, ये एक टाइप का स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है और ये प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्टिकुलर डेथ मतलब नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू पर्टिकुलर कॉज, एक पर्टिकुलर कॉज की वजह से जो भी डेथ होती है उनके नंबर आपको दे रखे हैं पर 100,000, यानी 1000 टोटल डेथ में से 100 डेथ जो होगी वो एक पर्टिकुलर कॉज की वजह से होगी। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रोपोर्शनल मॉर्टेलिटी रेट, यानी जो वाइटल स्टैटिक्स है उनको आप अच्छे से याद कर लेना। जो फॉर्मूलेज है उनको याद कर लेंगे तो आपके ये सारी जो भी जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। जो फॉर्मूलेज है उनमें पूरी आपकी डेफिनेशन छिपी हुई है। तो यहाँ पे देखिए ये सिंपल सा फॉर्मूला ही है कंप्लीट, उसको डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया और पूछ लिया कि इसको क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनल मॉर्टेलिटी रेट आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंटिन्यूअस स्क्रूटिनी फॉर फैक्टर्स कॉजिंग अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, यानी कि कंटिन्यूसली जो भी स्क्रूटिनी की फैक्टर्स की वजह से डिजीज का अक्रेंस होना, डिस्ट्रीब्यूशन होना क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाएगा सर्विलेंस। ये क्या कहलाएगा आपका सर्विलेंस। एक्टिव और पैसिव वो जो है आगे की बातें हैं, बट अभी समय कम है तो अपने को ये पता होना चाहिए सर्विलेंस की ये पूरी डेफिनेशन दी हुई है। सॉरी, एक मिनट, सॉरी, PDF चली गई। तो यहाँ पे सर्विलेंस जो है उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिखाई गई है। समय अपने पास कम है, अभी तक 65 क्वेश्चन हुए हैं और मैं कोशिश करूंगा और थोड़ा सा इसको जल्दी करते हैं क्योंकि समय आपके पास में कम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इन्फेक्शन है, देखिए क्या पूछा गया है, कौन सी वो डिजीज कंडीशन है जो कि कैपेबल होती है इन्फेक्शन अदर बिफोर द ऑनसेट ऑफ इलनेस, ऑनसेट ऑफ इलनेस से पहले इन्फेक्शन जो है उसके लिए कैपेबल होती है, कौन सी वो डिजीज कंडीशन है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा मम्प्स। मम्प्स की यहाँ पे कंडीशन बताई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी से आप क्या समझते हैं, फिर जो एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है उसका एक वे जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन, ये आपका एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी वो कमेटी है जिसको कमेटी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो भी कमेटी वाले क्वेश्चंस है उनको और किस नाम से जाना जाता है ये याद कर लेना। यहाँ पे देख, कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस के नाम से किस कमेटी को जाना जाता है, तो जंगल वाला जो कमेटी है इसको और जो है इस नाम से जाना जाता है, अच्छे से इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RNTCP कब लॉन्च हुआ था, रिवाइज्ड जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है वो किस वर्ष लॉन्च हुआ था, तो 1997 यानी 1997 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ड्यूरेशन ऑफ स्किन बिटवीन 6 to 9 mm आफ्टर ट्यूबरकुलिन टेस्ट, यानी कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया गया है और उसका स्किन जो इन ड्यूरेशन है वो 6 से 9 mm आया है। तो बताइए ये किसको इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा डाउटफुल फॉर ट्यूबरकुलोसिस। देखिए अगर HIV या फिर जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है उनमें अगर 5 mm से ज़्यादा अगर वैल्यू आती है, जैसे 6 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया, यानी कि वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर नॉर्मल पर्सन है तो उसकी 10 mm से अगर ज़्यादा आएगी इन ड्यूरेशन, तो आपको ये बताना है कि ये पेशेंट क्या है, पॉजिटिव। अदरवाइज जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 6 से 9 mm है, यानी कि ये क्या है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए डाउटफुल है, यानी कि इसके और भी जो है स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए जा सकते हैं, डाउटफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिवेंशन का यहाँ पे क्वेश्चन है, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्डनेस ऑफ वाटर जो है उसके लिए कौन से केमिकल्स रिएजेंट्स जो है मतलब रिमूव किए जाते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर को
ट्रीट करने के लिए, तो जो सोडियम कार्बोनेट है इनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ये जो केमिकल रिएजेंट्स होते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर को के लिए, तो इनको रिमूव किया जाता है सोडियम कार्बोनेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो किससे बनती है, तो आपको सही जवाब करना है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन दोनों से मिलके बनाई जाती है ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी सूप डायरिया, पी सूप डायरिया किसका फीचर है, टाइफॉइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें क्या हो फियर, मतलब फियर किस जगह का, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, कोई भी डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट है या फिर कोई सिचुएशन है जिससे किसी को डर लगता हो, तो ये टर्म क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी स्पेसिफिक फोबिया, यानी कि इसकी कोई टर्म नहीं, ये कोई स्पेसिफिक टाइप का फोबिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा वो टेस्ट है जिसमें पर्सन के इंटेलेक्चुअल फंक्शंस को टेस्ट किया जाता है, असेस किया जाता है, तो वेस्टलर स्केल जो है इससे क्या किया जाता है, पर्सन के इंटेलेक्चुअल फंक्शंस को असेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पेशेंट जो ये कह रहा है आई कैन नॉट फोकस माई माइंड कीप्स वेंडिंग, देन नर्स रिप्लाइज सेइंग यू हैव ए डिफिकल्ट कंसंट्रेटिंग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक, यानी ये कौन सी कम्युनिकेशन टेक्निक का एग्जाम्पल है। पेशेंट आपको ये कह रहा है कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ अपने फोकस पे, ठीक है, नर्स ये कहती है कि आपके कंसंट्रेटिंग में डिफिकल्टी है, मतलब आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये किस टाइप का कम्युनिकेशन टेक्निक है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा पैराफ्रेजिंग, यानी पेशेंट ने कहा है तो आपने भी कह दिया, तो ये आपका जो कम्युनिकेशन कहलाएगा वो कहलाएगा पैराफ्रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और व्हाट इज द मेन एक्शन, यहाँ पे आपको पूछा गया है जो TCA है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का मेन एक्शन क्या होगा, तो ये क्या करेगी, जो TCA है ट्राईसाइक्लिक एंड सॉरी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, ये क्या करेगी, नॉर एपिनेफ्रिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नो लॉन्गर इंटरेस्टेड, एक क्लाइंट है जो मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहा है लंबे समय से, ना ही अपने दोस्तों के साथ वो मिल रहा है, ना ही घूम रहा है, मतलब ठीक है, तो ये बताइए किस टाइप की बिहेवियर का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की डेफिनेशन दी हुई है, और अभी रिसेंटली ESIC में भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो बाकी ये तो छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी है उनकी तो एक सेपरेट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन से टाइप का प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन आप करेंगे अगर पेशेंट को क्या हो रहा है, सुसाइडल बिहेवियर बाय पेशेंट, मरने की कंडीशन में, यानी कि पेशेंट बारी बारी से मरने की सोच रहा है, तो इसके लिए आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या इंटरवेंशन करेंगे, तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा आस्क द पेशेंट वॉट एवर ही और सी द थॉट ऑफ एंड हैज़ प्लान ऑफ कमिटिंग सुसाइड। सुसाइडल बिहेवियर वाले पेशेंट को आपको पूछना है कि आप किस टाइप से सुसाइड करने वाले हैं, क्या आपका प्लान है, क्या आप थॉट है, मतलब क्या आप सोच रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको पूछने हैं, ये आपका नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन, और ये लास्ट सेक्शन रहेगा, कौन से टाइप का डिल्यूजन जो है वो देखने को मिलता है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में, तो आपको सही जवाब करना है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, पेशेंट को लगेगा कि ये मेरे को मारने वाले हैं, तो ये डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ए टर्म, मतलब कौन सी वो टर्म है जो एक्सप्लेन करती है कंडीशन को, कौन सी कंडीशन को जिसमें पेशेंट परसीव करता है जो हर फेस टू डिसोरेटेड एंड लेग्स हैव बिकम शॉर्ट, मतलब पेशेंट जो है उसको ऐसा लगता है कि मेरे जो पैर है वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ऐसा मतलब उसको फील हो रहा है, तो बताइए ऐसा जो पेशेंट परसीव करता है तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, तो ये कंडीशन कहलाएगी डीपर्सनलाइजेशन। कोई इल्यूजन हेल्यूसिनेशन मत कर देना, यहाँ पे आपका क्या होगा डीपर्सनलाइजेशन, ये भी मत कर देना, ठीक है, डीपर्सनलाइजेशन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉर्सकॉप साइकोसिस जो है वो क्रॉनिक अल्कोहलिक के पेशेंट में देखने को मिलता है, और ये क्रॉनिक अल्कोहलिक के पेशेंट में किसकी डेफिशिएंसी होती है, थायमीन की डेफिशिएंसी, विटामिन B1 जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से कॉर्सकॉप साइकोसिस अल्कोहलिक जो भी क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट्स हैं उनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी वो टर्म है जिसमें जो डिस्क्राइब कर रही है फीडिंग डिसऑर्डर करेक्टाइज ईटिंग नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंस सच एज सॉइल पेंट, यानी कि वो न्यूट्रिशियस सब्सटेंस जो भी मतलब नॉन न्यूट्रिशियस जो भी सब्सटेंस
ईट कर रहा है पर्सन, जिसमें जैसे आपकी सॉइल हो सकती है, पेंट हो सकती है, और जैसे चौक है, ठीक है। तो ये जो भी मतलब पर्सन खा रहा है नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंस, ये इसको इंडिकेट करने वाली कौन सी टर्म है वो आपको बतानी है। तो ये आपका कहलाएगा पाइका। वैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें मोस्टली ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, एंड जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें पाइका की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन ड्राउनिंग से आप क्या समझते हैं? तो सन ड्राउनिंग का मतलब होता है वर्जनिंग ऑफ सिम्टम एंड कन्फ्यूजन इन द इवनिंग। जो वर्जनिंग ऑफ सिम्टम्स है एंड जो कन्फ्यूजन है वो इवनिंग टाइम में देखने को मिलेगा, ये सन ड्राउनिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है किसको? ट्रांजिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंस को। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा डिस्टर्ब्ड फीलिंग एंड बिहेवियर अकरिंग ड्यू टू ओवरवेलमिंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये आपका कहलाएगा ट्रांजिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक साइकियाट्रिक पेशेंट है जिसको डिस्चार्ज किया गया है, कंसर्न्ड जो है मेडिकल ऑफिसर के द्वारा किया गया है। आफ्टर देयर रिलेटिव फर्निश ए बॉन्ड अलॉन्ग विथ एन अंडरटेकिंग विद द मेंटली इल पर्सन, यानी मेंटली जो इल पर्सन है उसके लिए जो बॉन्ड है वो तैयार किया गया, अंडरटेकिंग फॉर्म जो है उसके रिलेटिव्स ने एमओ को जो है तैयार करवाया गया है एमओ के द्वारा। एंड आगे देखिए क्या बोला गया है, प्रिवेंटेड फ्रॉम कॉजिंग इंजरी टू हिमसेल्फ और अदर, यानी कि खुद को भी इंजरी ना पहुंचे, दूसरों को भी इंजरी ना पहुंचे, इसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह जो मेंटली इल पर्सन के रिलेटिव से भरवाए गए। द पेशेंट गॉट डिस्चार्ज अंडर विच टाइप ऑफ डिस्चार्ज। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि जो पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया है ये किस टाइप का डिस्चार्ज है, मतलब डॉक्टर साहब ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी उसके बाद में उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है मेंटली इल पर्सन को, तो किस टाइप का डिस्चार्ज है? यहाँ पे आपका सही जवाब होगा अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेज। यहाँ पे ये बोला गया है कि स्पेशल बात देखिए, प्रिवेंटेड फ्रॉम कॉजिंग इंजरी टू सेल्फ एंड अदर्स, खुद की इंजरी भी से भी बचाना है और दूसरों को भी इंजरी से बचाना है। इसके लिए ये जो जिस टाइप का जो डिस्चार्ज हुआ है वो कौन सा होगा? अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लाइट ऑफ आइडिया से आप क्या समझते हैं? तो फ्लाइट ऑफ आइडिया का मतलब है जैसे जो फ्लाइट करती है आपके एरोप्लेन, वैसे ही जो पर्सन है उसके भी आइडियाज़ क्या होंगे? फ्लाइट होंगे, वो मतलब हवा में उड़ेगा। तो कंसल्टेंट शिफ्टिंग फ्रॉम वन आइडियाज़ टू अनदर, एक बात से वो दूसरी बात पे सीधा पहुंच जाएगा, मतलब उसके जो थॉट्स होंगे, आइडियाज़ होंगे वो बहुत जल्दी शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो वो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोकेशनल गाइडेंस जो है इंडिविजुअल को जो दी जाती है इसका पर्पज़ क्या है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा स्पेंड लेजर्स टाइम एक्टिविटीज़। ये आपका एवोकेशनल गाइडेंस का मीनिंग मतलब पर्पज़ जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी वो टेक्निक है जिसमें रियल लाइफ सिचुएशन टू अलाउ नर्सिंग स्टूडेंट टू प्रैक्टिस, मतलब जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स है वो रियल लाइफ सिचुएशन को फोकस करते हैं, तो ये कौन सी वो टेक्निक कहलाती है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा साइमुलेशन। क्या बोला ये क्या कहलाएगा? साइमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नर्सिंग प्रोसेस की वो अप्रोच है जिसमें नर्सिंग केयर जो है दी जाती है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कोर क्यूरिकुलम। ये क्यूरिकुलम को लेकर भी अभी रिसेंटली एसआईसी में भी सवाल पूछा गया था। यहाँ पे आपको पूछा गया नर्सिंग प्रोसेस हु गिविंग ए नर्सिंग केयर कैन बी रिगार्डेड एज, कौन सी अप्रोच के थ्रू जो है नर्सिंग केयर दी जाती है? तो ये आपका कहलाएगा कोर क्यूरिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंटिन्यूस एंड ऑन गोइंग इवेल्युएशन, यानी कंटिन्यूसली और ऑन गोइंग इवेल्युएशन नर्सिंग स्टूडेंट्स का किया जाता है, ये क्या कहलाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजट दैट प्रोजेक्ट्स अबाउट फ्यूचर सेल, मतलब फ्यूचर सेल के लिए जो बजट है वो प्रोजेक्ट किया जाता है, ये कौन सा बजट कहलाता है? तो ये रेवेन्यू बजट कहलाता है। ये आपको रिसर्च में और सीईटी सीएचएन मतलब हर एक जगह से क्वेश्चंस आपको डीएसएसएसबी में देखने को मिलेंगे, तो ये रेवेन्यू बजट आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉइज जो रिसीव करता है ऑर्डर एंड ओनली वन सुपरवाइजर, एक ही सुपरवाइजर होता है, तो ये क्या कहलाता है? मतलब एक ही सुपरवाइजर है जिसके जो भी ऑर्डर्स है वो एम्प्लॉय रिसीव करता है, तो ये कहलाता है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो ऑडिट जो कंडक्ट की जाती है दो रेगुलर ऑडिट्स के बीच में, यानी टू रेगुलर ऑडिट्स के बिटवीन जो भी ऑडिट कंडक्ट करवाई जाती है वो क्या कहलाती है? ये कहलाएगी इंटरिम ऑडिट। इसको क्या कहेंगे? इंटरिम ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीडरशिप स्टाइल आपको पूछी गई है जिसमें प्रत्येक मेंबर जो एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर चॉइस, यानी कि जो लीडर है
वो उनको खुली छूट देता है कि जो भी मेंबर है वो अपने हिसाब से जो भी करना चाहे वो कर सकता है अपना काम। वेरी लिटिल रोल प्ले टू, मतलब जो लीडर होता है उसका बहुत कम रोल प्ले होता है। तो ये किस टाइप की लीडरशिप है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा लेस फेयर लीडरशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये बेसिक क्वेश्चन डिलीट किया गया है, हो सकता है इसमें कोई मिस्टेक रही हो जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। ये फिर वही क्वेश्चन है जिसका हिंदी में अनुवाद दिया हुआ है। द रिसर्च, कौन सी वो रिसर्च है जिसमें लर्न किया जाता है कल्चरल बिहेवियर एंड कल्चरल आर्टिफैक्ट्स को, वो कौन सी रिसर्च कहलाती है? सही जवाब आपका हो जाएगा एथनोग्राफी रिसर्च। ये भी इंपॉर्टेंट है, रिसर्च से भी सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो देखिए एथनोग्राफी रिसर्च का मतलब है बिहेवियर और कल्चरल आर्टिफैक्ट को क्या करना, रिसर्च करना, वो आपका कहलाएगा एथनोग्राफी रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टेटमेंट डिस्क्राइब रिसर्चर एक्सपेक्टेशंस अबाउट रिलेशनशिप टू वेरिएबल्स अंडर स्टडीज नोन एज। दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच के जो रिलेशनशिप होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे इस सेशन का, जो कि 100 नंबर का क्वेश्चन है। सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेशन करने के लिए मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, यानी बार बार जो वैल्यू अकर होती है सेंट्रल टेंडेंसी कहीं भी आप कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो भी बार बार फ्रिक्वेंसी जो है किसी भी वैल्यू की आती है तो इसको किस में कंसिडर किया जाएगा? तो ये आपका कहलाएगा मॉड। ये क्या कहलाएगा? आपका मॉड। तो ये थे दोस्तों आज के सेशन के, आज के इस पेपर के 100 क्वेश्चंस। अगर कहीं भी आपको कोई भी कुछ डाउट हो, पूछना हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ लेना। समय आपके पास में है नहीं, इसलिए मैंने आपको जल्दी से ये पूरे 100 क्वेश्चंस कवर करवाए हैं। कोशिश करेंगे कल आपको 2 पेपर्स मॉर्निंग और इवनिंग में प्रोवाइड करवा दे ताकि ये क्वेश्चंस आप लोगों की हेल्प कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी तैयारी बेस्ट से बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।